हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से अपन ने हिस्ट्री के क्वेश्चनों की एक टेस्ट सीरीज चला रखी थी 100 प्रश्नों की, उसके एक पहले पार्ट में अपन ने 50 प्रश्न पढ़े और ये अगला पार्ट है, उसमें अपन 50 प्रश्नों का और अध्ययन करेंगे। देखिए मित्रों, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इनमें से पूछे जाएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसका आपको पता वीडियो जब आप पूरा वीडियो देखोगे तो इसका पता आपको खुद को चल जाएगा। तो आपसे एक मैं छोटा सा निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं अपन प्रश्नोत्तर की सीरीज। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? सिंधु सभ्यता का जो नाम है वो सर्वप्रथम किसने दिया था मित्रों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। मार्शल के द्वारा दिया गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेद त्रयी है ना, वेद त्रयी तीन वेदों की जो एक श्रृंखला है उसमें किन वेदों का नाम आता है? जैसा कि अपने को पता है वेद अपने 4 हैं, तो 3 वेदों में सर्वप्रथम नाम आता है, उनमें से किनका नाम आता है? तो वो वेद है मित्रों सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। अथर्ववेद इसलिए शामिल नहीं है कि अथर्ववेद का जो सब्जेक्ट है वो अलग है, वो रोगों से संबंधित, उसमें निदान के लिए कुछ व्याख्या दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला, सबसे प्राचीनतम साम्राज्य किसका था? सबसे प्राचीनतम साम्राज्य किसका? मौर्य, गुप्त, कुषाण या कण्व? तो मौर्यों का साम्राज्य मित्रों सबसे प्राचीन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषय की रचना की थी? गुप्त काल में आयुर्विज्ञान विषय की रचना किसने की थी? सौमिल ने, शूद्रक या शौनक या सुश्रुत? तो आयुर्विज्ञान की रचना तो सुश्रुत ने की थी, सबसे बड़े आयुर्विज्ञता थे ये सुश्रुत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मित्रों। अगला क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहुमा कहकर संबोधित किया? किस साम्राज्य को रूहुमा कहकर संबोधित किया? अरबी यात्री जो सुलेमान है वो किस साम्राज्य को रूहुमा कहकर संबोधित किया था? तो वो किया था पाल साम्राज्य को। किसको किया था? पाल साम्राज्य को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मित्रों ये आया था महमूद गजनवी के शासनकाल में। इसके ये ऑप्शन है, ठीक है ना मित्रों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? कौन से देश का ये निवासी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों मोरक्को से आया था ये इब्न बतूता, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? जैसा कि अपने को पता है इब्न बतूता दक्षिण अफ्रीका से आया था, तो ये किसके शासनकाल में आया था? तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता दक्षिण अफ्रीका का निवासी था, वो भारत आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? देखिए 1784 में, 1800 में, 1857 में या फिर 1861 में। देखिए मित्रों ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। एक बार मैं आपको पुनः बता दूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट एंड वेरी वांटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई 1861 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों, भारतीय पुरातत्व का जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? देखिए ऑप्शन दिया गया, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का जो खोजकर्ता था वो कौन था? तो इसका मित्रों सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेसन था, वो हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता में प्रमुख नाम आता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने के लिए जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है उनमें से कौन है? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। इनका पहले अपने जिक्र कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो इसका मैं सीधा आंसर ही बता देता हूँ।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मित्रों। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड क्लाइव, सर जॉन मार्शल या फिर कर्नल टॉड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। इसका सी आंसर सही हो जाएगा मित्रों, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था, वो था मित्रों जेम्स प्रिंसेप। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अशोक के अधिकांश अभिलेखों में किस भाषा अथवा लिपि में, अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं वो किस भाषा और किस लिपि में लिखे गए हैं मित्रों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों ए प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में, प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कहाँ से अशोक के द्विभाषा में ग्रीक और अरामाइक भाषा का जिक्र आता है अभिलेख प्राप्त हुए? कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए हैं मित्रों कांधार से प्राप्त हुए हैं। कांधार के जो शेर कुना से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? कौन सी लिपि जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी मित्रों? तो वो थी ख्रोष्टी लिपि। ख्रोष्टी लिपि जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। कौन सा अभिलेख है वो मित्रों? तो वो है जूनागढ़, नासिक, नानाघाट या फिर हाथी गुफा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख है वो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित हैं मित्रों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की और। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? कौन से अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो मित्रों ये तो सीधा सा पता चल जाएगा न कि वो चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख है या फिर न ही अशोक का अभिलेख है। तो इनमें से कौन सा अभिलेख है उनमें ये मिलता है? तो ये मिलता है जो उल्लेख मिलता है वो महाक्षत्रप रुद्रादामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उनमें इनका उल्लेख मिलता है। दोनों शासकों का उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना क्या है देखिए मित्रों। अगला क्वेश्चन है अपना समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका अभिलेख है जो प्रयाग अभिलेख में इनके सैनिक उपलब्धियों का उल्लेख है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? हरिसेन थे जो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये मित्रों थे किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इन्होंने जो एक लिखा भी था हरिसेन जो प्रयाग प्रशस्ति के रचना भी की थी जो समुद्रगुप्त के अभी अपन ने पीछे पढ़ा था सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो ये इसके दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के। अगला है दिल्ली के महरौली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? देखिए मित्रों ये लोह स्तंभ है दिल्ली का, बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है और दिल्ली के महरौली में ये स्थित है। तो इनका कई बार हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है इनका जो क्वेश्चन है। तो ये जो किसकी स्मृति में है? तो इनका मित्रों सही आंसर हो जाएगा दिल्ली का जो लोहा स्तंभ है ये संदर की उपलब्धि में स्मृति में यहाँ पर स्थित है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है मित्रों। अगला क्वेश्चन है महरौली स्थित दिल्ली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? कौन सी सदी में इनका निर्माण किया गया था? तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा ये 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का पहला पुरातात्विक जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है मित्रों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये एरण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है।
ठीक है ना मित्रों। अगला क्वेश्चन है अपना, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख अपने को पता है कि गुप्तों से संबंधित है, और गुप्तों के भी शासक कौन थे? भानुगुप्त से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी मित्रों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति। एहोल प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? ये भी अपने को पता चल गया कि ये चालुक्य दरबार में थे और रवि कीर्ति थे एहोल प्रशस्ति के रचयिता, लेकिन ये थे किसके दरबार में? तो ये किसके दरबार में थे? ये थे पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों? अपने मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे हैं अपन। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य में संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो कि संघर्ष की अपने को जानकारी मिलती है, जिसमें हर्ष पराजित हो गए थे, इसकी अपने को जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है एहोल अभिलेख से। एहोल अभिलेख से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम मुद्रा किसको माना जाता है? प्राचीनतम मुद्रा, प्राचीनतम सिक्कों की बात करें तो कौन से सिक्के सबसे प्राचीन माने जाते हैं? आहत सिक्के, इंडो बैक्ट्रियन सिक्के, या फिर सिथियन सिक्के, या फिर पार्थियन सिक्के? तो इनमें सबसे प्राचीनतम मुद्रा मानी जाती है वो मित्रों मानी जाती है आहत सिक्कों को। आहत सिक्के सबसे प्राचीन माने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी वो मित्रों किसने चलाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी वो चलाई थी इंडो बैक्ट्रियन ने। किसने चलाई थी? इंडो बैक्ट्रियन के द्वारा चलाई गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए तो किसने किए थे? शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे वो किए थे कुषाणों के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों ए। इसका सही आंसर है कुषाणों के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी थी? सातवाहनों के समय, सातवाहन जिस प्रकार से साम्राज्य की बात करते हैं उसमें मुद्रा किस धातु से बनती थी? तो सातवाहनों के समय जो मुद्रा बनती थी वो मित्रों बनती थी शीशे के द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना मित्रों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी तो किसके द्वारा चलाई गई थी बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं? तो वो कुषाणों के द्वारा ही चलाई गई थी और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे इन्होंने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे मित्रों? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे वो किए थे गुप्त काल में किए थे, और शुद्ध सोने के जो सिक्के जारी किए थे वो किए थे कुषाणों के द्वारा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका है गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमा या सोन नदी का उद्गम स्थल है यहाँ से। तो भीमबेटका जो प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, प्राचीन भारत में प्राचीन काल में जो भारत के लोग थे वो बर्मा को किस नाम से जानते थे? जो जिस प्रकार से बर्मा म्यांमार है वो प्राचीन भारत में किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों सुवर्ण भूमि के नाम से बर्मा जाना जाता था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंगकोर वाट कहाँ स्थित है? अंगकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया या फिर कंबोडिया? देखिए इस अंगकोर वाट के जो मंदिर प्रसिद्ध है वो है कंबोडिया में। अंगकोर वाट कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में। इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सचनामा सिंध का इतिहास है। सचनामा क्या है? सिंध का इतिहास है, मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? देखिए मित्रों इसको अपन थोड़ा सा गहराई से देखें तो सिंध में जिस प्रकार से अरबी भाषा सबसे सर्वाधिक चलती थी, तो ये सचनामा सिंध का जो इतिहास है ये भी किस भाषा में होगा? लगभग अरबी भाषा में ही होगा। तो इसका सही आंसर अरबी भाषा ही है, होगा नहीं, अरबी भाषा ही है, और बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कंबुज के कौन से नरेश ने कुल 326 संदों के 4 अभिलेखों की रचना की है? 326 संदों के 4 अभिलेखों की रचना कंबुज के कौन से नरेश के द्वारा की गई? तो वो थे मित्रों यशोवर्मन के द्वारा। 2 अभिलेख थे इनके, दोनों अभिलेखों को मिलाकर कुल 326 संदों की जो अभिलेखों की रचना की गई है। तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा मित्रों।
चलिए अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला है जयदेव की कृति का क्या नाम है। जयदेव की कृति का क्या नाम है। कादम्बरी, रत्नावली, गीत गोविंद या फिर हर्षचरित। तो देखिए जयदेव की कृति का नाम है वो है गीत गोविंद। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना मित्रों। चलिए अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत का राजवंश है। दक्षिण भारत का राजवंश कौन सा है निम्नलिखित में से। गुहिल, सोआन, चालुक्य या फिर प्रतिहार। देखिए प्रतिहार वंश था वो अपने पश्चिमी भारत में हुआ करता था। गुजरात में इनका जो साम्राज्य हुआ करता था मुख्य रूप से। गुहिल जो साम्राज्य था वो मेवाड़ का था। सोआन अजमेर सांबर के थे। चालुक्य जो नरेश हुआ करते थे वो दक्षिण भारत का राजवंश है चालुक्य वंश। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ब इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन के। कानड़ दे कहाँ का शासक था। कानड़ दे कहाँ का शासक था मित्रों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कानड़ दे कहाँ का शासक था। तो कानड़ दे मित्रों शासक था वो थे जालोर के शासक थे कानड़ दे। चलिए अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। तो देखिए मित्रों 28 फरवरी 1572 को या फिर 21 मई 1526 को या फिर 9 मई 1540 या फिर 3 अप्रैल 1597। कब हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। तो देखिए मित्रों महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। और जो ये 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप स्वर्गवास हो गया था। महाराणा प्रताप का देहांत हो गया था। और 21 मई 1526 जो है वो है पानीपत का युद्ध हुआ था 21 मई 1526 को। और 1597 विक्रम संवत 1597 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को। चलिए अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या है अपना, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। लीलन, सेतक, केसर या फिर एटक। देखिए महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम सेतक था। और सेतक के साथ महाराणा प्रताप ने एक और घोड़ा खरीदा था उसका नाम एटक था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना मित्रों। सेना का अग्रिम भाग क्या कहलाता था। देखो प्राचीन समय में जिस प्रकार से सेना युद्ध के लिए जाता थी तो उस समय सेना का जो अग्रिम भाग था वो किस नाम से जाना जाता था। संदावल, मोर्चा, सेनापति या फिर अरावल। देखिए सेना का जो बायां भाग था वो संदावल कहा जाता था और अग्रिम भाग जो होता था उसको अरावल कहते थे। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है पटवों की हवेली कहाँ है। पटवों की हवेली कहाँ है। तो मित्रों पटवों की हवेली है जैसलमेर में स्थित। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपनी 100 क्वेश्चनों की सीरीज खत्म होती है यहाँ पर। फिर अपने अगले जो वीडियो जाने वाले वो अपन आरबीएससी की किताबों के अध्ययन करने वाले जिस प्रकार से आपको पता ही है। और मित्रों आपसे एक बार पुनः मैं गुजारिश करूंगा कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा हमारे साथ बने रहिए। अपन अच्छी सी तैयारी करेंगे और भविष्य में अपने सपने साकार जरूर होंगे। तो इसी के साथ आज के वीडियो को यहाँ ही समाप्त करते हैं। जब अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।